इस क्लास में बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर है, मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर ए है और कोई भी एक वेक्टर बी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या, अगर हम उनको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करें तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर रिजल्ट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और दूसरा मेथड क्या है, अगर हम उन्हीं दो वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर रिजल्ट होगा। कहने का मतलब जो रिजल्ट है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रोडक्ट के बारे में, जिसको आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो। तो स्केलर प्रोडक्ट किस स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतना जानते रहो। हमने क्या बोला, एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर मान लो हमारे पास बी है, और इनके बीच में मान लो एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो उस सिचुएशन में जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर का, मान लेते हैं ए और बी है, तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी से डिनोट किया जाता है। और जो ए डॉट बी होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच में एंगल होता है, और जो थीटा होता है वो हमेशा जीरो और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें इस वेक्टर के बारे में और इस वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर लिया, ये वाला एंगल लिया तो ये थीटा के बराबर आया। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भी थीटा ले सकते हैं। ये वाला कितना बराबर होगा, ये आपका 360 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो हमेशा आप यही ट्राई करना कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो वो इस तरह से लिया जाए कि वो हमेशा जीरो से पाई के बीच में ही लाई करे। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का वो यही होता है कि जो आपका एंगल होता है वो जीरो से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास मान लेते हैं जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बराबर है। और जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के बराबर है। जो आपको और थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी मतलब क्या, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना है हमको। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास थीटा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे। हमको कॉस 60 का वैल्यू मालूम है, हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड ए मॉड बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मॉड ए के बारे में। तो मॉड ए वो किसके बराबर होगा, इसके आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। जे का कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है। के का कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है। कहने का मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, अंडर रूट 3 के बराबर आया। ऐसे ही बी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो बी हमारे पास ये है, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कितना हुआ, वो भी 1 के बराबर होने वाला है। मतलब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड कितना मिला, अंडर रूट 6 मिला। ठीक है, 4 5 6 मिला। और कॉस कितना है, कॉस 60, तो कॉस 60 हो गया। तो ये कितना मिला, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 60 मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 18 कर दो। और क्या कॉस 60 का मतलब कितना, 1/2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट मिल गया, आप इतने पे भी रोक सकते हो या फिर इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, 18 को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 18 को ओपन करोगे तो 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 3 मतलब 3√2 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3√2 मिल जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, रहने दो वैसे ही। ठीक है, जो था वैसे ही रहने दो। 18 कर दो, इसको कितना था ऊपर, अंडर रूट 18 था, नीचे 2 है, ये के मिल गया हमको ए डॉट बी का आंसर मिल गया। देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, एक स्केलर मतलब क्या, एक मैग्नीट्यूड ही सिर्फ मिलती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हम कहते हैं क्या है, क्या दो और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, करते क्या है, अपने कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लेते हैं जो ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाए, वो आपका आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप के बराबर हो जाए। और जो आपका बी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाए, के कैप के सिर्फ बराबर हो जाए। ठीक है, सिर्फ के कैप के बराबर हो जाए। तो आपका जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर होने वाला है, मान लो जो आपका थीटा है वो कितना दिया हुआ है,
30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच का जो एंगल है उसको लेंगे, ठीक है। तो थीटा तो हमारे पास गिवन है, 30 डिग्री मतलब cos 30 कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बारे में, तो वो कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई का कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जे का कंपोनेंट कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, के कंपोनेंट का स्क्वायर, के का कंपोनेंट कितना है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर 25 होने वाला है, तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो कितना हो गया ये 25 और 1 26 हो गया, 42 62 हो गया, तो अंडर रूट 62 मिल गया। अब बात करते हैं बी के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो के कैप लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब क्या, सिर्फ हमको 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास अंडर रूट बी कितना मिल गया, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना मिल गया, अंडर रूट 1 मिल गया। अब फिर क्या लेना है, cos 30 लेना है, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, अंडर रूट 62 cos 30 का मतलब हमारे पास मिल जाएगा √3/2। बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मिल रहा है उसको लिख लो, आपको क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा, किसका, ए डॉट बी का, ठीक है। इनको नोट कर लो। किसी भी दो वेक्टर को जब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला हम क्या लिखते हैं, ऐसा रिजल्ट जब क्या हो, दोनों वेक्टर ए और बी क्या हो, लाइक वेक्टर्स हो, लाइक वेक्टर्स हो। लाइक वेक्टर्स का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो देखो, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है, मान लेते हैं कि वेक्टर एक ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का जो थीटा होने वाला है वो कितना होने वाला है, 0 डिग्री। तो उस सिचुएशन में जो आपका ए डॉट बी होने वाला है, करने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होने वाला है। तो कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का मतलब 1 हो गया। तो ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है सिंपली उसको ए से लिख दो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है उसको सिंपली बी से लिख दो, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर लाइक हो या बोलो आप पैरेलल हो, तो सिचुएशन में जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको आप ए डॉट बी बोल रहे हो, वो क्या, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। और सिचुएशन एक दूसरा चेंज करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। अगर जो हमारा दो वेक्टर ए और बी है वो कैसे हो जाए, अनलाइक हो जाए। अनलाइक का मतलब वो कैसे हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल क्या होता है, अगर हमारे पास एक ए वेक्टर एक इस डायरेक्शन में गया है तो जो बी वेक्टर होगा वो क्या, इस डायरेक्शन में गया रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो इनके बीच का एंगल है वो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। देखो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी और क्या, कॉस 180। कॉस 180 का मतलब -1, तो सिंपली कितना मिल जाएगा, माइनस मॉड ए मॉड बी। तो सिंपली हम क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उसको सिंपली ए से लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को सिंपली बी से लिखा, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर अनलाइक हो या सिंपली आप बोल दो एंटी पैरेलल हो, तो सिचुएशन में जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए बी के बराबर होता है। ए बी क्या है, ए का प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड और बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक और सिचुएशन बनता है जब क्या हो जाए, दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखो, इसको नोट कर लो। बात करते हैं तीसरी सिचुएशन के बारे में। इफ हमारे पास क्या हो जाए, ए और बी क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाए। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर। करने का मतलब एक वेक्टर ए ऐसे है, जो बी वेक्टर है वो कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जो आपका ए डॉट बी बनने वाला है वो क्या, मॉड ए मॉड बी और क्या, cos 90 बनने वाला है। cos 90 का मतलब 0, सिंपली कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसको नोट कर लो कि जब भी दो वेक्टर लाइक होते हैं या पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और जब क्या हो जाए, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल या अनलाइक हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है विथ एक्स्ट्रा निगेटिव साइन, ठीक है।
और एक तीसरा सिचुएशन क्या बोला, जब दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हो जाए तो सिचुएशन में क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 0, थीटा हमारे पास 90 आ गया, मतलब क्या cos 90 0 आ गया, जिसकी वजह से क्या मिल गया हमको, ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, उसको भी देख लो इसी के अंदर, इसको नोट कर लो। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ थीटा के ऊपर बात किया। अगर हम क्या कर ले, ए और बी को भी किसी को 0 बना दे तो उस पर भी क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लो कि ये जो आप दोनों वेक्टर्स की बात कर रहे हो, जो आप ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हो, जो कैसे इनके बीच में एंगल कुछ भी है, थीटा मान लेते हैं, ये 90 नहीं है अभी। ठीक है, मान लो कोई एक रैंडम केस है। ठीक है, चलो रैंडम केस बना देते हैं। ये दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये जो आपने ये वेक्टर बनाया और ये जो आपने बी वेक्टर बनाया, इनके बीच में एंगल बोला थीटा, तो जो आपकी ए और बी है वो कैसे होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्या हो जाए, ए 0 के बराबर हो जाए या बी ए या बी 0 के बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो इनके बीच का एंगल होता है, मतलब जो थीटा होगा वो डिफाइन नहीं करा जा सकता। इनके बीच का जो एंगल होगा वो डिफाइन नहीं करा जा सकता। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमने बना दिया ये, और मान लेते हैं एक दूसरा वेक्टर बी है जो क्या है, 0 वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर तो ये है, और बी वेक्टर क्या बोला कि बी वेक्टर 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, तो उसको आप डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हमारे पास बी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसको और ए को लेके उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। वेक्टर का मतलब दोनों कुछ एंगल पे रहने चाहिए। 0 एंगल भी, 0 डिग्री भी है वो भी चलेगा। 0 डिग्री है तो आराम से हम क्या लेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 ले लेंगे। लेकिन ऐसा चीज अगर हमारे पास वेक्टर ही 0 हो जाए, ए का वैल्यू 0 हो जाए या बी का वैल्यू भी 0 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते। इसलिए जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो ए और बी दो वेक्टर्स को, वो कैसे होना चाहिए, हमेशा ही नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इनको नोट करो।